वेलकम गाइस। जैसे कि हम बात कर रहे थे बेसिक एग्रीकल्चर से पूछे आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसका पार्ट नंबर 3 ये रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पे देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप सभी पार्ट को क्लियर कर सकते हो। इसके साथ साथ आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपको कोई सी भी सीरीज, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री की हो, हॉर्टिकल्चर की हो, एग्रोनॉमी की हो, या फिर आप जैसे भी क्लियर करना चाहते हो क्वेश्चंस, तो आप एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कर ले। वहाँ पर आपके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, उन्हें आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नहीं हो और एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियोज़ पाना चाहते हो तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे जब भी हमारी कोई नई क्लास लगेगी तो आपको नोट के साथ साथ मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आप चाहो तो साथ साथ कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, आपको क्वेश्चंस है वीडियो के साथ ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, आपको दो ऑप्शन बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं। एक दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और एक दिखाई दे रहा है आपको 3,42,239 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इन दोनों में से ही आपको पहचानना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और इसी टाइम में बस आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन यहाँ पर देगा। एक में लिख रखा है किलोमीटर, एक में लिख रखा है मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो याद रखिएगा, आपका जो राइट आंसर रहेगा ये फर्स्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, याद रखिएगा, ये वर्ग किलोमीटर में दे रखा है। अगर हम बात करते हैं 3,42,239, तो ये क्या होता है, याद रखिएगा, किलोमीटर में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन। इसलिए याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के जो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल होता है, इसमें राजस्थान का कितना परसेंट हिस्सा होता है, तो ये होता है, याद रखिएगा, 10.41%। कितना होता है, 10.41% हिस्सा होता है केवल राजस्थान का। ठीक है, और याद रखिएगा, सबसे जो ज़्यादा क्षेत्रफल घेरता है वो भी कौन सा है, याद रखिएगा, राजस्थान ही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बेर की व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी है। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसका आपको विशेष कर ध्यान रखना है कि बेर का जो प्रवर्धन किया जाता है, जो प्रोपेजेशन किया जाता है, ये किस मेथड के द्वारा किया जाता है, किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो ये क्या, याद रखिएगा, वलय या टी कलिकायन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, वलय या टी कलिकायन के द्वारा किया जाता है। और इससे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगर हम बेर की ही बात कर रहे हैं तो इससे पूछा जाता है, याद रखिएगा, प्रूनिंग। मतलब जो बेर में जो प्रूनिंग की जाती है, इसका उपयुक्त समय कौन सा होता है, या फिर कौन कौन से मंथ में इसकी प्रूनिंग की जाती है। तो याद रखिएगा, इसकी जो प्रूनिंग की जाती है, ये की जाती है अप्रैल से मई के मध्य। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मध्य अप्रैल से मध्य मई के मध्य क्या होता है, बेर में प्रूनिंग क्रिया की जाती है। ठीक है, याद रख पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन कि बेर में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, वलय व टी कलिकायन के द्वारा किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन कि जो बेर में जो प्रूनिंग का समय रहता है वो कौन सा रहता है, सबसे उपयुक्त, याद रखिएगा, मध्य अप्रैल से मध्य मई का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि गौवंश की कौन सी नस्लें द्विप्रयोजनीय है। क्या पूछा गया यहाँ पर, याद रखिए, द्विप्रयोजनीय मतलब ड्यूअल पर्पस। क्या पूछा गया यहाँ पर, ड्यूअल पर्पस के लिए कौन सी यहाँ पर आपको ब्रीड दी गई है, हरियाणा, थारपारकर, गिर, या फिर एक या दो, दोनों। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो ये जो राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा, फोर्थ ऑप्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, जो सामान्यतः है वो डबल पर्पस के लिए थारपारकर को पाला जाता है, लेकिन याद रखिएगा, हरियाणा को भी डबल पर्पस के लिए पाला जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, एक व दो, दोनों। ठीक है, ऐसे आप ऑप्शंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर हरियाणा देखने को नहीं मिलता, अदर कोई ब्रीड देखने को मिल जाती, तो आपका राइट आंसर क्या होता, थारपारकर। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, एक व दो, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कोटा व बूंदी जिलों का अधिकांशतः हिस्सा राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी
मैदान या फिर बाढ़ग्रस्त पूर्वी मैदान। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, कोटा और बूंदी है ये किस क्षेत्र में आता है? कोटा और बूंदी ये किस क्षेत्र में आता है? इसके लिए हम थोड़ा सा राजस्थान का मैप देख लेते हैं। तो आपको ये तो पता होगा, ठीक है, कैसे भी आप बना लीजिए। मान लीजिए हम पतंगा टाइप में बनाना है, कुछ भी बना देते हैं, आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए हम केवल ये हिस्सा बना देते हैं, मतलब ये है पूर्वी क्षेत्र और ये है दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा कोटा और बूंदी है ये इस क्षेत्र में बिलोंग करता है, ठीक है। ये कोटा मान लीजिए और ये बूंदी मान लीजिए, ओके। ये बूंदी है और ये कोटा है। तो अब यहाँ पर याद रखिए ये तो कोटा है और ये बूंदी है। तो ये जो क्षेत्र हुआ, याद रखिएगा ये जो क्षेत्र होता है ये क्या होता है, याद रखिएगा दक्षिण से पूर्वी की ओर, मतलब दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। कोटा और बूंदी किस क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा दक्षिण से पूर्वी में। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा सेकंड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा जो कोटा और बूंदी है ये आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में उपस्थित है, प्रेजेंट है, ठीक है। आप ऐसे मैप के अकॉर्डिंग आसानी से पता लगा सकते हो। वैसे यहाँ पर तो मैप बना नहीं है क्योंकि शॉर्ट जगह है, अगर बोर्ड होता तो अच्छी बात थी। और यहाँ तक कोशिश करेंगे कि बोर्ड की क्लासेस भी आपकी जल्द ही स्टार्ट कर दी जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी रेडी रहना, बोर्ड पर क्लास शायद कुछ टाइम में हो ही जाएगी, ओके। तो तब तक आप बस क्वेश्चंस पर फोकस करिए, उनको आप याद कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि दुर्गापुरा मधु किस फसल की उन्नतशील वेराइटी होती है? याद रखिएगा दुर्गापुरा मधु जो कि कहाँ से निकाली गई थी, दुर्गापुरा से निकाली गई थी। जो भी वेराइटी याद रखिएगा दुर्गापुरा जिसके आगे जुड़ा है ये कहाँ से निकाली गई थी, दुर्गापुरा जो कि जयपुर में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर से निकाली गई थी, लेकिन ये वेराइटी किसकी होती है? दुर्गापुरा मधु जो वेराइटी है ये किसकी होती है? तो याद रखिएगा ये होती है खरबूज की वेराइटी होती है। किसकी होती है? खरबूज की वेराइटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि लवणीय मृदाओं की होती है। सबसे पहले हम ऑप्शंस देखेंगे। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, लवणीय मृदाओं का क्या होता है? मतलब यहाँ पर आपको 3 पॉइंट पूछे गए हैं। फर्स्ट विद्युत चालकता, सेकंड पॉइंट पीएच और थर्ड पॉइंट ईएसपी। और आपको क्या याद करना है कि लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता कितनी होती है, पीएच कितना होता है और ईएसपी कितनी होती है। ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से देखिए और सोच समझ के राइट आंसर दीजिए। तो इसके लिए मैं आपको एक ही पॉइंट बताऊंगा कि जब भी आपको अगर पूछता है लवणीय मृदाओं के बारे में तो केवल और केवल आपको एक पॉइंट फोकस करना है, और वो कौन सा, याद रखिएगा विद्युत चालकता। मतलब विद्युत चालकता याद रखिएगा लवणों की ज़्यादा होती है और दोनों पॉइंट कम होते हैं। मतलब पीएच भी इसका कम होता है और ईएसपी भी इसका कम होता है। आपको बस ध्यान कहाँ पर रखना है, केवल और केवल विद्युत चालकता पर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये थर्ड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा इसकी केवल विद्युत चालकता 4 से अधिक होती है, बल्कि इसका पीएच 8.5 से कम होता है और इसका ईएसपी भी क्या होता है 15% से कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं या फिर इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था क्षारीय मृदाओं का, तब आप क्या देखते? तो इसके लिए भी आप एक पॉइंट यहाँ पर याद करें कि इसमें केवल पीएच आपको देखना है, ठीक है। लवणीय मृदाओं में केवल हमने एक पॉइंट देखा और क्षारीय मृदाओं में केवल आपको एक पॉइंट देखना है, और वो कौन सा देखना है, याद रखिएगा पीएच वाला देखना है। कौन सा देखना है? पीएच वाला देखना है। तो इसमें क्या होता है, याद रखिएगा, सॉरी इस दोनों पॉइंट को छोड़कर इनको विपरीत कर दीजिए। हमने क्षारीय में क्या जाना, मतलब लवणीय में क्या जाना, विद्युत चालकता 4 से अधिक होती है, और हम क्षारीय में क्या जानेंगे कि इसमें याद रखिएगा विद्युत चालकता कम होती है और बाकी 2 पॉइंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब इसके जस्ट विपरीत क्या होता है, क्षारीय मृदाओं का होता है। और अगर आपसे पूछता है लवणीय क्षारीय मृदाओं का, तो लवणीय क्षारीय मृदाओं का याद रखिएगा तीनों पॉइंट अधिक होते हैं। क्या होते हैं? तीनों पॉइंट अधिक होते हैं। मतलब फर्स्ट पॉइंट है आपका लवणीय क्षारीय मृदाओं का, सेकंड पॉइंट है आपको क्षारीय मृदाओं का, और जो थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पर दे रखा है वो होता है किसका, होता है लवणीय मृदाओं का। दोबारा से देख लीजिए कि लवणों में केवल आपको एक पॉइंट देखना है कि इसकी विद्युत चालकता अधिक होती है, बाकी दोनों पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। सार में आपको क्या देखना है कि इसका याद रखिएगा क्षारीय का विद्युत चालकता कम होती है, जबकि पीएच 8.5 से अधिक होता है, ईएसपी 15 से अधिक होती है। लवणीय क्षारीय में क्या देखना है, तीनों ही पॉइंट अधिक होते हैं। मतलब विद्युत चालकता 4 से अधिक होती है, पीएच 8.5 से अधिक होता है, ईएसपी 15% से अधिक होती है,
ठीक है, तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, तीनों पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार का मृदा अपरदन मुख्य समस्या है। अब ये तो आपको यही पता चल गया होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही, अगर मान लीजिए राजस्थान का कोई शुष्क प्रदेश है, शुष्क प्रदेश है, तो वहाँ पर किस प्रकार का अपरदन होगा, वहाँ पर वायु अपरदन होगा, कॉमन सी बात है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। अगर मान लीजिए कोई शुष्क प्रदेश है, वहाँ पर तेज हवाई चलेगी और उससे मृदा अपरदन भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर आप जल को नहीं मान सकते, क्यों? क्योंकि वो शुष्क प्रदेश है, वहाँ पर जल की तो वैसे ही कमी है, तो वहाँ से यानी जल तो हो ही नहीं सकता, बल्कि वायु जरूर होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि गाय तथा भैंस में होने वाले गलघोटू रोग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है। क्या पूछा गया है, गलघोटू रोग के लिए उत्तरदायी। तो याद रखिएगा ये होता है पास्चुरेला स्पीसीज। चाहे आप गाय के बारे में पढ़ोगे, चाहे आप भैंस के बारे में पढ़ोगे, इन दोनों का जो गलघोटू रोग होता है, याद रखिएगा इसका जो रोग कारक होता है वो क्या होता है, पास्चुरेला स्पीसीज होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं भैंस में, तो भैंस में जो गलघोटू रोग होता है ये होता है पास्चुरेला बोविली सेप्टिका के द्वारा। किसके द्वारा होता है, बोविली सेप्टिका के द्वारा होता है। और अगर आपसे पूछता है गाय में, तो गाय में याद रखिएगा ये होता है बोवी सेप्टिका के द्वारा होता है। बस यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपसे पूछता है बोबी, ठीक है, तो बोबी तो किसका होता है, भैंस का होता है, और बोवी किसका होता है, याद रखिएगा ये होता है गाय का होता है। मतलब पास्चुरेला बोविली सेप्टिका, भैंस में गलघोटू रोग होता है, और गाय में जो गलघोटू रोग होता है इसका कारक पास्चुरेला बोवी सेप्टिका होता है। दोनों में डिफरेंस समझ गए, इसमें होता है बोविली, इसमें होता है बोवी सेप्टिका। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्षाकालीन भिंडी हेतु उपयुक्त बीज दर कितनी होती है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है वर्षाकालीन भिंडी, तो इसकी जो सीड रेट होती है ये होती है, याद रखिएगा 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। राइट आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि श्वेत गेंडार किस फसल का मुख्य नाशी कीट है। तो याद रखिएगा श्वेत गेंडार जो एक कीट होता है ये किसका होता है, याद रखिएगा ये होता है मूंगफली। किसका होता है, ग्राउंड नट का होता है। और याद रखिएगा ग्राउंड नट की जब भी बात की जाए तो आपको एक पॉइंट हमेशा याद आ जाना चाहिए कि इसमें होता है पैगिंग। जो पैगिंग क्रिया होती है ये किस फसल से संबंधित होती है, याद रखिएगा मूंगफली से संबंधित होती है। ठीक है, याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि भैंस की जाफराबादी नस्ल का ग्रह क्षेत्र किसे माना गया है। भैंस की जाफराबादी नस्ल का ग्रह क्षेत्र किसे माना गया है, तो ये माना गया है, याद रखिएगा काठियावाड़ गुजरात को। किसे माना गया है, काठियावाड़ गुजरात को जाफराबादी का ग्रह क्षेत्र माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि आम, संतरा तथा सेब में पकने से पूर्व फल गिरने से रोकने के लिए कौन से वृद्धि नियामक का प्रयोग किया जाता है। क्या पूछा गया है, याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए आम, संतरा और सेब इनमें पकने से पूर्व फल पके नहीं बल्कि पहले ही गिरने लगे हैं, तो ये जो समस्या होती है इससे रोकने के लिए आप किस प्रकार के वृद्धि नियामक हार्मोन का प्रयोग करोगे। तो याद रखिएगा ये जो समस्या होती है फल पकने से पहले गिरने लग जाते हैं, तो इसको हम कंट्रोल करेंगे, वो करेंगे याद रखिएगा ऑक्सीजन के माध्यम से। और ऑक्सीजन याद रखिएगा 3-4 टाइप के होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन के प्रकार, एक होता है NaA मतलब नैफ्थलिक एसिड, एक आपने पढ़ा होगा IAA, एक आपने पढ़ा होगा IBA। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, ऑक्सीजन के ही टाइप होते हैं। तो इनमें से अगर आपको स्पेशली पूछा जाता है कि फल को पकने से पूर्व गिरने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है, याद रखिएगा नैफ्थलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि फल गिरने से रोकने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, और स्पेशली कौन सा, नैफ्थलिक एसिड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि कपास किस कुल का पौधा होता है। तो याद रखिएगा कपास का जो कुल होता है, कपास की जो फैमिली होती है वो कौन सी होती है, याद रखिएगा मालवेसी होती है। कौन सी होती है, याद रखिएगा मालवेसी होती है। ये मोल नहीं बल्कि मालवेसी है। ठीक है, याद रखिएगा अच्छा क्वेश्चन है और ये भी आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस फसल के बीज की भूसी का उपयोग मानव में पाचन संबंधी विकारों के उपचार के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, याद रखिएगा कि उसकी जो भूसी होती है, उसकी जो हुस्क होती है ये
इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पाचन संबंधी विकारों को दूर करने के लिए किया जाता है। तो कौन सी फसल होती है? सोनामुखी, इसबगोल, जैट्रोपा या फिर ग्वारपाठा। अब यहाँ पर याद रखिएगा जो जैट्रोपा होता है ये होता है रतनजोत। ठीक है, इसका आपको जो हिंदी नाम होता है इसका ये भी आपको पता होना चाहिए कि रतनजोत को याद रखिएगा जैट्रोपा कर्कस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। इसमें आपसे क्या पूछा गया था कि किस फसल के बीज की भूसी का उपयोग मानव में पाचन संबंधी विकारों के उपचार हेतु किया जाता है? तो याद रखिएगा ये किया जाता है इसबगोल की भूसी का प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता है? इसबगोल की भूसी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा बी ऑप्शन। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि जैट्रोपा का अन्य नाम क्या होता है? याद रखिएगा रतनजोत को ही जैट्रोपा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पौधों में ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक होता है? तो अब यहाँ पर याद रखिएगा पौधों में ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु तो ये जो प्रयोग किया जाता है याद रखिएगा, या फिर जो सूक्ष्म तत्व आवश्यक होता है ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए वो कौन सा होता है? जिंक तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि रूबी किस फल की उन्नतशील प्रजाति होती है? अब यहाँ पर याद रखिएगा दो पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट कि एक होता है रूबी, एक होता है याद रखिएगा पूसा रूबी। याद रखिएगा दो अदर अदर वेराइटी होती है, एक होती है रूबी और एक होती है पूसा रूबी। तो पूसा रूबी किसकी वेराइटी होती है? याद रखिएगा टमाटर की वेराइटी होती है। अगर आपसे पूछ सकता है पूसा रूबी, तो पूसा रूबी याद रखिएगा किसकी वेराइटी होती है? टमाटर की वेराइटी होती है। और अगर आपसे पूछता है केवल रूबी, तो केवल रूबी याद रखिएगा ये होती है अनार की वेराइटी होती है। दोनों को याद रखिएगा, दोनों ही आपको एग्जाम में देखने को मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि लंबे लटकते कान, रोमन नाक, छोटे समतल सींग, बड़ा अयन व लंबे थन किस बकरी की नस्ल की मुख्य पहचान है? तो अब यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है कि रोमन नाक, मान लीजिए आपको ये सभी जो विशेषता यहाँ पर दे रखी है जैसे कि लंबे लटकते कान, छोटे समतल सींग, बड़ा अयन और लंबे थन, ये आपको पता नहीं है, लेकिन आपको एक पॉइंट याद है कि रोमन नाक किसकी होती है? जमुना पारी की होती है। किसकी होती है? जमुना पारी की होती है। तो आप इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि ताज़ा दूध का पीएच मान कितना होता है? और ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कई बार हम क्लियर करा चुके हैं कि ताजे दूध का जो पीएच मान होता है ये होता है याद रखिएगा 6.5 से 6.7 के मध्य होता है। कितना होता है? याद रखिएगा दूध का पीएच मान ये होता है 6.5 से 6.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? तो याद रखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? नाइट्रोजन या नत्रजन। तो याद रखिएगा पौधे जो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं या फिर जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो किस रूप में करते हैं? याद रखिएगा ये करते हैं अमोनिया प्लस नाइट्रेट के रूप में। किस किस रूप में? याद रखिएगा नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं पौधे, एक तो अमोनिया के रूप में और दूसरा नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रेट याद रखिएगा जितने भी जो सभी प्लांट्स होते हैं वो लेते हैं, और अमोनिया के रूप में केवल कुछ प्लांट, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप समझना चाहो तो आलू हुआ, धान हुआ। ठीक है, तो इसके जो मेजर एग्जाम्पल है अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण कौन कौन से पादप करते हैं? तो आप क्या याद रखोगे? आलू व धान फसल। ठीक है, बाकी जितनी भी फसल है याद रखिएगा लगभग सभी नाइट्रोजन को याद रखिएगा नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा फर्स्ट अमोनिया NH4 है। थोड़ा इसमें मिसप्रिंट है। ठीक है, आप अमोनिया को NH4 लिखोगे और नाइट्रेट को आप NO3- लिखोगे। ठीक है, ये होता है +4 में, ये होता है याद रखिएगा -4 में। ठीक है, NH4+ क्या होता है? अमोनिया होता है, और NO3- क्या होता है? नाइट्रेट होता है। और इन दोनों के रूप में याद रखिएगा पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी रहने वाला है कि निम्न में से किस फसल की जलमांग सर्वाधिक होती है? ठीक है, तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन वाले जो दो ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि एक होता है धान, एक होता है गन्ना। अब इन दोनों में से ही आपको पहचानना है कि जो सबसे ज़्यादा जो जलमांग होती है किसकी होती है? धान की होता है या गन्ना की होती है? अब इसके लिए आपको इसके पता होना चाहिए कि धान की जलमांग कितनी होती है और गन्ने की जलमांग कितनी होती है। तो याद रखिए धान की जो जलमांग होती है ये होती है कितनी? 900 से
1500 mm, 900 से 2500 mm। और याद रखिएगा गन्ने की होती है, ये होती है 1500 से 2500 mm। ठीक है, धान की कितनी होती है 900 से 2500 mm और गन्ना की कितनी होती है 1500 से 2500 ppm। तो अब आपको यहाँ पर यही पता चल गया होगा कि जो सर्वाधिक जलमांग होती है ये किसकी होती है, याद रखिएगा 1500 से 2500 mm, मतलब गन्ना की होती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या माना जाएगा, याद रखिएगा सेकंड ऑप्शन गन्ना। तो याद रखिएगा धान और गन्ना में से सबसे ज़्यादा जलमांग किसकी होती है, गन्ने फसल की होती है। कितनी होती है, 1500 से 2500 mm होती है। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो यार वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। इसके साथ साथ कमेंट में ये ज़रूर बता दें आपको वीडियो कैसा लगा। इसके साथ साथ आपको नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर चाहिए या फिर किस सब्जेक्ट की चाहिए, एग्रो की चाहिए, हॉर्टी की चाहिए या फिर एनिमल हस्बेंड्री की चाहिए, आप ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।